मानसिक योग्यता से अलग राजस्थान जीके का अध्ययन करने का हम प्रयास करें। देखो, राजस्थान जीके जब हम पढ़ते हैं तो जीके का कोई लिमिट नहीं होता, एक बहुत बड़ा अथाह भंडार होता है। लेकिन जब हम बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक आधार के रूप में कार्य करेगा। और इसमें आप कभी भी मान के चलो, इतने डीप क्वेश्चन नहीं आएंगे जिस तरीके से राजस्थान जीके में सवाल बनते हैं। मैंने पिछले काफी समय से पेपर देख रहा हूं, मैं बच्चों को बार बार अध्ययन भी करवाता हूं, पेपर को एनालिसिस भी करते हैं। बच्चे एग्जाम देने के बाद में हम ये चेक भी करते हैं कि किस प्रकार के सवाल आते हैं। अब हम राजस्थान के 1 बाय 1 टॉपिक का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और उसी टॉपिक में एक आता है राजस्थान की नदियां। देखो, आपको समय देना पड़ेगा और समय देने के बाद में आप एक चीज को तय करना कि हमने जो पढ़ा है उससे बाहर क्या है। मैंने जो ये सवाल बनाए हैं, सबसे पहले मैंने आपको ये ध्यान रखा, जो पूर्व मैंने बताया कि हमारे राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 से 12 तक चल रही, सबसे पहला विश्लेषण हो कि उसमें किस नदियों के बारे में आ रहा है, नदियों की कितने डीप तक सवाल आ रहा है। दूसरा सवाल यह आता कि आज तक पुराने एग्जाम्स में सवाल कैसे आए हैं। और तीसरा हमारा सॉर्ट आउट पॉइंट होता है कि आखिर बीएसटीसी में किस प्रकार के सवाल आते हैं। आप एक एक सवाल का अध्ययन करना। और मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप नदियों से जुड़े हुए सवाल करोगे तो नदियों के सवाल होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है कि उसका उद्गम कहां होता है। यह पहला सवाल इंपॉर्टेंट है हर नदी का। दूसरा सवाल यह है कि आखिर नदी वो अरब सागर में जाती है या बंगाल की खाड़ी में जाती है या अंत्य प्रवाही नदी होती है, ये चीज। और उसके बाद में तीसरी चीज आती है कि उस नदी पर क्या बन रहा है, ऐसा क्या स्पेशल है। और चौथा ये बनता है कि उस नदी का नाम क्या है। देखो, अब चंबल नदी के बारे में बात करें तो चंबल नदी का सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं और चर्मणवती नदी कहते हैं। ये कई बार सवाल आता है कि राजस्थान की कामधेनु कौन सी नदी को कहते हैं, राजस्थान की चर्मणवती नदी कौन सी नदी को कहते हैं। या के सुमेलित करने वाला सवाल आता है कि चंबल नदी के आगे आ जाता है, बनास नदी के आगे आ जाता है, माही नदी के नाम आ जाता है। क्यों? क्योंकि इन सभी नदियों का कोई ना कोई नाम होता है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज मैंने कहा कि चंबल नदी का उद्गम की बात कर रहा है ये, तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि इसका उद्गम कहां होता है, मध्य प्रदेश के निकट जानोपाव की पहाड़ी से। और ये सवाल या तो सुमेलन में आता है और सुमेलन करने में नहीं आता तो ये आपको पूछता है कि चंबल नदी का उद्गम कहां होता है। ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। देखो, कई विद्यार्थी ऑप्शन को आधार मानकर तैयारी करते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन को भूलना है, आपको डाटा क्लियर करके पढ़ना है ताकि आपको पढ़ने का आनंद आए। चंबल नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, तो ये कहता है कि 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ में जगह है, उस 84 गढ़ से ये चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। और चौथा सवाल है, सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन राजस्थान में बहने वाली नदियों में किसका है, तो आपको ध्यान रखना है, तो वो अवनाली का अपर्दन किसका है, वो आता है चंबल नदी का। क्लियर चीज। उसके बाद में आप फिर अगले सवालों में हो, क्या कह रहा है ये देखो, राजस्थान में सतही जल सर्वाधिक कौन सी नदी का है, बताओ कौन सी नदी का है, तो चंबल नदी का है। और सर्वाधिक बीहड़ भी कौन सी नदी के हैं, वो इसी चंबल नदी के। ये सारे सवाल 1 बाय 1 आप एक एक चीज याद करो। चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए, ये सवाल हमेशा आते हैं। अब आपके सवाल ऐसा नहीं आता कितने बांध बने, आपके सवाल यह आता कि चंबल नदी में कौन सा बांध कौन सी जगह बनाया हुआ है। अगर आपके आ गया गांधी सागर बांध कहां स्थित है, तो मध्य प्रदेश की भानपुरा तहसील है, वहां पर चंबल नदी पर यह बांध बनाया हुआ है। उसके बाद में बात आती है राणा प्रताप सागर जो बांध है वो कहां बनाया हुआ है, वो रावतबाटा बनाया हुआ है। रावतबाटा कहां है, राजस्थान में। ये चंबल नदी पर बनाया हुआ बांध है। उसके बाद में आता है जवाहर सागर बांध कहां बना गया, तो ये बनाया गया चित्तौड़गढ़ के बोराबास। और उसके बाद में आता है कि कोटा बैराज बांध है, वो कहां बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है कोटा से। इसके अलावा चंबल नदी से जुड़े हुए ज्यादातर सवाल नहीं आते। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जिसे 12मासी नदी कहते हैं। और उसके बाद में ये जो पानी ये अपना कौन सी नदी में लेकर जाती है, यमुना नदी में लेकर जाती है। आप इन बेसिक डाटा को क्लियर करो, कोई भी सवाल बनेगा, 1000 प्रकार के सवाल बनेंगे, इन्हीं सवालों को घुमा घुमा के बनाएगा। अब उसके बाद में बनास नदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मैंने सबसे पहले आपको कहा जब भी हम कोई नदी या पढ़ेंगे तो सबसे पहले होता है उसका नाम क्या है, तो चंबल नदी को या तो वन की आशा कहते हैं या क्या कहते हैं, वर्णाशा, ये इसके नाम। बनास नदी को राजस्थान की क्या कहते हैं, यमुना नदी कहते हैं, क्योंकि ये नदी राजस्थान से प्रारंभ होती है और राजस्थान में बहती हुई चंबल नदी में
मिल जाती है। इसलिए राजस्थान की क्या है, यमुना नदी। और क्या कह रहा है, बनास नदी कहां से निकलती है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है, ये निकलती है खमनोर की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से, खमनोर के पहाड़ी से। उसके बाद में ये कह रहा है, ये सारी चीजें आपको याद करनी है, मैं एक भी लाइन ऐसे नहीं दूंगा जो याद करने योग्य नहीं है। बनास नदी की जो लंबाई है वो 480 किलोमीटर है, पूर्ण रूप से राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। देखो लंबी नदी तो चंबल नदी है, लेकिन आप इन दो टाटा को अब मैं आपके क्लियर कर रहा हूं। चंबल और बनास में बच्चों के बीच में अक्सर मतभेद रहते हैं। जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में बहती हुई यमुना नदी में मिलती है। लेकिन जो बनास है वो राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में बहती है। तो राजस्थान अपनी कौन सी हुई, अपनी नदी ये हुई बनास। और सबसे बड़ा चीज ये है कि जो बनास नदी है उस पर एक बांध बनाया जिसे हम कहते हैं बीसलपुर बांध। और वो कौन सी जगह बनाया हुआ है, टोडा रायसिंह। आपके कई बार एग्जाम में आता है कि बीसलपुर बांध कौन सी नदी पर बनाया हुआ है, तो बीसलपुर बांध है वो बनास नदी पर। उसके बाद में नया आता है बेडस नदी। बेडस नदी का दूसरा नाम क्या है, आयड़ नदी। आपको ये चीज याद रखनी है, कई बार एग्जाम में ऐसे कैसे सवाल आता है। अगला सवाल पूछता है, बेडस नदी से जुड़ा हुआ सवाल ये है, हम सभ्यताएं पढ़ेंगे। सभ्यताएं जो भी निकली है मोस्टली नदियों के किनारे मिलती है। तो ये कह रहा है कि जो बेडस नदी है उसको जो सभ्यता है आहड़ सभ्यता उसके किनारे पर मिली, और इसका नाम इसी के कारण आयड़ नदी भी पड़ा। कौन सी नदी का, बेडस नदी का। और बेडस नदी का उद्गम कहां से होता है, गोगुंदा की पहाड़ियों से। और गोगुंदा की पहाड़ी क्या है, उदयपुर के निकट कुंभलगढ़ में है। ये कह रहा है कि उदयपुर में इसको आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है, किंतु उदय सागर झील से निकलने के पश्चात इसका नाम क्या हो जाता है, बेडस। हालांकि ये अक्सर आज तक मैंने देखा नहीं कि कहां से इसका नाम बेडस पड़ता है। हाँ ये जरूर आता है कि आयड़ नदी किसका नाम है, बेडस नदी किसका नाम है, तो हमें ये पता होना चाहिए। और ये कहां से निकलती है, ये गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलता है। तो ये भी चीज हमें अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। आगे देखिए, बाण गंगा नदी आती है। कई बार अच्छा सवाल आता है, इसे हम अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्जुन की गंगा। इसका उद्गम होता है बेराट की पहाड़ियों से। और आपने बेराट की पहाड़ी नाम सुना है, तो एक बेराट की सभ्यता भी नाम सुना होगा। और जो बेराट की सभ्यता वो कहां से उसका होता है, वो बाण गंगा नदी के पास होता है। इसे हम क्या कहते हैं, अर्जुन की गंगा। परीक्षा में सवाल आता है कि अर्जुन की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं, तो कौन सी गंगा कहते हैं, कौन सी नदी को, बाण गंगा नदी। राजस्थान की दूसरी ऐसी नदी है बाण गंगा नदी, जिसका सीधा जल कहां जाता है, यमुना नदी में। तो बताओ और भी कौन सी नदियां जिनका जल यमुना नदी में जाता है, तो वो कौन सी नदी है, चंबल का भी जाता है, जाता नहीं जाता। और ये भी नदी है बाण गंगा, जिसका कहां जाता है, यमुना नदी। अब ये जो नदियों के टॉप सवाल है मैं बता रहा हूं, ये बाण गंगा। अब हम बात करेंगे लूणी नदी। पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है लूणी नदी। इस नदी को हम खारी नदी भी कहते हैं, मीठी नदी भी कहते हैं। एक बार आरएस में एक सवाल आया था, जो आपको मैं डाटा क्लियर करने के लिए बता देता हूं। उस आरएस में सवाल आया कि जब बारिश होती है अजमेर में, कहाँ होती है, अजमेर में, और बाढ़ आती है बालोतरा में। बालोतरा कहाँ है, बाड़मेर। अब लोग सोचते हैं ये कौन सी नदी है। कारण ये है कि नागपाड़ की पहाड़ी अजमेर से लूणी नदी निकलती है। जब अजमेर से तेज बारिश आएगी तो पानी नदी से निकलेगा और निकल कर कहां तक जाएगा, जहां तक नदी का बहाव क्षेत्र होता है। इसलिए वो लूणी नदी है जिसकी यहां बारिश होती है, इसलिए बाढ़ वहां पर आती है। वर्तमान में क्या होता है कि बांध की व्यवस्था जगह जगह हो रही थी, इसलिए इतनी समस्याएं रहती नहीं। अब इस नदी को हम लवणवती नदी भी कहते हैं या खारी मीठी नदी भी कहा जाता है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना कि लवणवती नदी क्यों, क्योंकि इसका पानी खारा है, क्योंकि ये खारे जो बहाव क्षेत्र में ही बहती है। अरावली के पश्चिम में बहने वाली एकमात्र नदी है जिसका उद्गम स्थल साबरमती सरस्वती के बाद में लूणी नदी कहते हैं। इसके नाम अलग अलग जगह होते हैं ना, फिर ये कहता है इसको उद्गम स्थल से साबरमती कहते हैं, फिर सरस्वती कहते हैं, और बाद में इसका नाम क्या पड़ जाता है, लूणी नदी। ये इसके नाम। लूणी नदी का जल बालोतरा तक तो मीठा होता है, और बाद में इसका जल क्या हो जाता है, खारा। कारण क्या है, आपने सुना होगा कि बालोतरा के उधर खारे पानी की हल्की हल्की छोटी झीलें है, और वहां पर बालोतरा के बाद में क्या कपड़े का कार्य होता है, तो वहां पानी का भी प्रदूषित भी हो जाती है नदी। और बालोतरा से पहले तो एक लेवल तक भी नहीं बढ़ती है। बालोतरा से पूर्व में पाली आता है, वहां पर भी एक नदी निकलती है, वहां से ये लगभग प्रदूषित होने लग जाती है, तो वहां उसके बाद में खारी मीठी हो जाती है। लूणी नदी को जालोर में रेला या नेडा कहा जाता है। ये लूणी नदी की महत्वपूर्ण चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, बड़े आप गहराई से सुनो। उसके बाद माही नदी की बात आती है, मध्य प्रदेश के थार जिले के सरदारपुरा के निकट मेहत झील से निकलती है।
कौन निकल रही है? ये माही नदी निकलती है। आप इन एक एक सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको जब भी समय मिले अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। ये राजस्थान के बांसवाड़ा में खांदू, ये खानदू नहीं है, KHAN ये ऐसे लिख सकते हो आप, और आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। माही नदी भी महत्वपूर्ण सवाल है। देखो इसका सवाल क्या आता है। सबसे पहला सवाल था बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाती है, कौन पंचमहल गुजरात में प्रवेश कर जाती है। माही नदी पर कडाना बांध बना हुआ है, ये सवाल, और कडाना बांध गुजरात में बना हुआ है। और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके नाम है कांठल की गंगा और बांगड़ की गन्नार आदिवासियों की गंगा। और माही नदी है, इस पर एक माही बजाज सागर का बांध भी बना हुआ है, आपको आगे मिलेगा। ये देखो, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती। आपके सवाल ये बनता है कि ऐसी कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी है? कैसे काटती है? जैसे ये गुजरात इधर से प्रवेश करी बनी और ये वापस इधर निकल गई। जब कर्क रेखा यहाँ कितनी बार काट गई? 2 बार। तो माही नदी वो जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। इसके समीप बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में इसमें क्या बना हुआ है? माही बजाज सागर बांध बनाए हुआ। तो ये परीक्षा में कई बार सवाल आता है कि माही बजाज सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया हुआ है और माही बजाज सागर कहां पर बनाया हुआ है? तो ये बोरखेड़ा में बनाया हुआ। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ये कई बार बड़े बड़े एग्जाम्स में आता है, इसकी जगह का भी नाम सुन लेना। एक बार पुलिस में आया था, बहुत कम बच्चे कर पाए थे। ये कह रहा है जिले जिले के बेणेश्वर नामक स्थान पर सोम माई जाकम, ये नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। अर्थात एक नदी इधर से आती है, एक इधर से आती है, एक इधर से आती मान लो, और इनका त्रिवेणी संगम होता है। यहाँ फिर एक साइड में बहना प्रारंभ हो जाती है। त्रिवेणी संगम है जहां पर माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक डामोर जाति के लोग आते हैं। लेकिन आपको जो याद करना वो याद करना नेवटापुरा। क्या याद करना है? जो डूंगरपुर जिला के जो बेणेश्वर नामक स्थान है वो नेवटापुरा गांव है वो एक, वहां पर इन नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, वहां पर ये मेला लगता है। और जो एग्जाम में सवाल आया वो नवटापुरा से आया, जो शायद बहुत कम बच्चों को आया ही नहीं कई जनों को कि यहाँ क्या करना है। उसके बाद में आप फिर देखो, अब आती है सोम नदी। जैसे हमने कहा कि सोम माई जाकम, इनका त्रिवेणी संगम होता है माही नदी के संपर्क में। अब ये बोल रहा है कि सोम नदी का उद्गम उदयपुर के बीछामेड़ नामक स्थान से होता है और जाखम नदी का प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी से निकलता है। साबरमती नदी का आपने नाम सुना होगा, साबरमती आश्रम का भी नाम सुना होगा। ये उदयपुर एवं सिरोही जिले में यहीं से निकल कर प्रवाहित होकर गुजरात में प्रवेश करते खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये कई बार सवाल आता है कि साबरमती नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ये इसका एक पार्ट है। अरब सागर अंत्य प्रवाही नदी, तो ये ध्यान रखना, ये कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। इस नदी के किनारे महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम बना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके किनारे साबरमती आश्रम, और महात्मा गांधी जो बहुत ही पॉपुलर रहे थे, प्रसिद्ध रहे थे, राजनीतिक विचारक अच्छे, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है और हमें ये याद भी करना है। अब आती है कांतली नदी, और आपने नाम सुना होगा, एक सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता। क्या सभ्यता? ये ताम्र युगीन सभ्यता की जननी सभ्यता को कहा जाता है। ये कांतली नदी है जो सिक्कर के खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और चुल्लू जिले में प्रवेश करके यहाँ विलुप्त हो जाती है। इसके बहाव क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं, गणेश्वर सभ्यता। अब देखो कांतली नदी के सवाल क्या क्या थे। सबसे पहला आता था कांतली नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? खंडेला की पहाड़ी सिक्कर, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल आता है जो कांतली नदी है उसके बहाव क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं तोरावाटी। और तीसरा सवाल आता है कि इसके किनारे पर कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो कौन सी सभ्यता का हुआ? गणेश्वर सभ्यता का। अब गणेश्वर सभ्यता क्या है, इसकी क्या विशेषता है, कैसे सवाल आ सकते हैं, वो जब हम इसको पढ़ेंगे तो व्यवहारिक रूप से हम इसका विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अब आता है घग्गर नदी, बहुत महत्वपूर्ण नदी है, राजस्थान की है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है। इस नदी को हम सबसे पहली चीज तो ये मृत नदी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कभी बहती है, कभी नहीं बहती। ये नदी के बारे में माना जाता है कि इस नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता बनी। कालीबंगा सभ्यता का आप बारे में जानते ही हो। और जो कालीबंगा सभ्यता बनी, ये प्राचीन एक सरस्वती नदी बहती थी, जिसे हम द्वस्तती नदी वैदिक ग्रंथों में कहा जाता है। इस नदी को नट नदी भी कहते हैं, हकरा नदी भी कहते हैं, वैदिक नदी के भी नाम से वे जाना जाता है। ये कहते हैं कि इसका उद्गम हिमालय की पहाड़ शिवालिक पहाड़ियों से होता है
और ये नदी राजस्थान का जो भटनेर दुर्ग है उसके किनारे विलुप्त हो जाती है। भटनेर जगह को मान लो आप विलुप्त हो जाती है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब ऐसा कहते हैं कि इसमें कई बार तेज बरसात आती है, तो ये पाकिस्तान का बहावलपुर कस्बा वहां तक चली जाती है, फोर्ट अब्बास तक, और वहां पर इस नदी को कहते हैं हकरा। क्या कहते हैं? हकरा। इस नदी को नाली नदी भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना आप, कई बार एग्जाम में ये चीज भी आ जाती है। और गगन नदी के तल को नाली कहते हैं, अभी मैंने बताया, जो प्राचीन सरस्वती और द्वेषद्वाती नदी का एक रूप है। और उसके बाद में राजस्थान की जो कालीबंगा सभ्यता है वो इसी नदी के किनारे हुई। एक बार बीएसटीसी में सवाल आया था, कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। क्या होता है? काली चूड़ियां। और जब हम सभ्यता पढ़ेंगे तो अच्छा विस्तृत और व्यवहारिक अध्ययन करने का प्रयास करें। दूसरी आती है कांकरी नदी या मसूरदी नदी, जैसलपुर जिले के कोटड़ी गांव में इसका उद्गम है। ये ध्यान रखना कि कांकरी नदी का और नाम क्या? मसूरदी नदी। ये कई बार आता है, हम इस चीज को ध्यान नहीं देते, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण इसका सवाल है। ये कह रहे हैं कि कुछ देर रहने या कुछ देर बहने के बाद में मीठा खाड़ी में विलुप्त हो जाती है, जहां मसूरदी के नाम से आती है, और इसके बाद में इसमें एक निर्माण होता है बुज झील का। इसका सवाल कांकरे मसूरदी के रूप में आता है, जो आता है एक बुज झील के रूप में आता है कि बुज झील का है, और हम इसको भूल जाते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है बुज झील कहाँ है? जैसलमेर। आई कि नहीं ये बात समझ? और उसके बाद में आती है रूपारेल नदी। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो उदयपुर में उदयनाथ की पहाड़ियों में थानागाजी जो तहसील है वहां से इसका उद्गम है। हमें सबका उद्गम ज्यादा से ज्यादा याद करने का प्रयास करना है। इसको वरहा नदी कहते हैं और इसको लसवारी नदी भी कहा जाता है। कई बार सवाल आता है कि वरहा नदी किसे कहते हैं, तो वो नदी है रूपारेल नदी। ठीक है नहीं? अब सवाल ये तो आते हैं जो आते हैं, और कौन से आते हैं नदियों से जुड़े? तो नदियों से जुड़े हुए सवाल और बनते हैं। एक सवाल तो बनता त्रिवेणी संगम का। ये तो आपको कोई भी त्रिवेणी संगम दिखे रट लो, उसको याद ही कर लो उसको। दूसरा सवाल आता है कौन सी नदी के किनारे कौन सा किले बने हुए हैं, और कौन सी नदी के किनारे कौन से अभ्यारण्य बने हैं, और कौन सी नदी ज्यादा प्रसिद्ध है। ये चीजें हमें याद होनी चाहिए। तो ये बोल रहा है कि कालीसिंध नदी के संगम पर गागरोन का किला बना। ये कालीसिंध या आहू आएगा, आहू और कालीसिंध नदी। ठीक है, लिखना हो सकता है। आहू और कालीसिंध नदी से संगम होता है, वहां पर कौन सा किला बना हुआ है? गागरोन का किला। उसके बाद बता कि चंबल और बामनी नदी इनके संगम पर भैंसरोड का किला बना, जो चित्तौड़गढ़ में चंबल और बामनी नदी के संगम में, जिसे हम ब्राह्मणी नदी भी कहते हैं। परवन नदी और कालीखाड़ नदी होती है, वहां पर मनोहर थाना का किला बना हुआ है। अगर कई बार एग्जाम आ गया कि मनोहर थाना किला किस नदियों के संगम पर बनना है, तो बच्चे कई बार इस चीज को याद नहीं करते, कि उनको रेयर लगता है ये, क्योंकि उन्होंने अच्छी अच्छी चीजें याद कर ली। तो फिर ये आएगा उसके बाद में बच्चे याद करेंगे। ऐसी चीजों को आप पहले याद कर लो। और परवन नदी के किनारे कौन सा किला है? शेरगढ़ का। और चंबल नदी के किनारे कौन सा है? गढ़ पैलेस कोटा। और गंभीर नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये सारी नदियों के किनारे बसे हुए दुर्ग हैं, हमें ये अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि स्पेशल सवाल हमारे परीक्षा में आता है। उसके बाद में अगला आता है नदियों का त्रिवेणी संगम। मैंने आपको कहा जहां पर भी आपको त्रिवेणी संगम दिखे आप उसको याद करो। तो ये बोल रहा है कि मेनाल भीलवाड़ा में मेनाल व बनास, ठीक है, ये और ठीक है, ये एक और है बेडस नदी। कौन सा है? इन तीन का संगम होता है। और बेणेश्वर का जो डूंगरपुर है वहां पर सोम, माही और जाखम का संगम होता है। मैंने जगह का भी नाम बताया, नवटापुरा। और रामेश्वर घाट में बनास, चंबल और सीप का संगम होता है। और चंबल नदी के किनारे, उसके बाद में ये संगम याद करने के बाद में अभ्यारण्य याद करो। चंबल नदी के किनारे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, ये कई बार आता है, हालांकि ये नाम से पता चल जाता है, लेकिन फिर भी। एक जवाहर सागर अभ्यारण्य भी चंबल नदी के किनारे। शेरगढ़ जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है? वो भी चंबल नदी के किनारे। और बस्सी अभ्यारण्य इसके किनारे, ओराई और बामनी नदी के। और भैंसरोड अभ्यारण्य चंबल नदी के किनारे है। और उसके बाद में आता फुलवारी की नाल है, मानसी, वाकल और सोम नदी के किनारे। ये सारी नदियां हैं, और नदी से जुड़ा हुआ हमने कोई सवाल छोड़ा नहीं है। इसके बाद में हम जिलों के बारे में अच्छा सा सवाल करेंगे कि कैसा सवाल बनता है, क्या नहीं बनता है। अब हमारा प्राथमिक कर्तव्य बनता है कि किसी भी टॉपिक को हम बच्चे गहराई से और अधिकतम सवाल करते हुए पढ़े। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।
और भी विभिन्न प्रकार आप वीडियो देखते रहिए। बीएसटी से जुड़े हुए बच्चे ज्यादा से ज्यादा तैयारी करते रहिए, और भी जब और भर्ती आएंगे हम और अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।